हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल साइंस स्टडी पर। तो दोस्तों, हम लोगों ने क्लास 6 की साइंस की एनसीईआरटी में 2 चैप्टर डिस्कस कर चुके हैं। चैप्टर 1 था हमारा भोजन ये कहाँ से आता है और चैप्टर 2 था भोजन के घटक। तो इस वीडियो में हम लोग चैप्टर 3 तंतु से वस्त्र तक इस वीडियो में हम लोग पूरा डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो देखिए, इसको स्टार्ट करने से पहले हम यहाँ पे देख लेते हैं कि एक छोटी सी स्टोरी टाइप की है। एक इसमें जो है पहेली है और एक बूझो है। ये दो जो है बच्चे हैं, इनके स्कूल में एक विज्ञान प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता होती है जिसमें ये लोग प्रथम पुरस्कार जीतते हैं और इसमें इन्हें कुछ राशि मिलती है। तो ये लोग उस राशि से अपने माता पिता के लिए वस्त्र खरीदने का ये निश्चय करते हैं। तो ये जो है एक दुकान में जाते हैं, वस्त्र की दुकान में। वहाँ पे कपड़ों की इतनी वैरायटीज देख करके ये उलझन में पड़ जाते हैं। तो वहाँ का जो दुकानदार होता है वो जो है इनकी कन्फ्यूजन दूर करने के लिए इन्हें ये बताता है कि यहाँ पे जो कुछ कपड़े हैं वो सूती हैं, कुछ जो है वो संश्लिष्ट या फिर कृत्रिम कपड़े हैं। ठीक है, नायलॉन वगैरह के बने हुए हैं। इसके अलावा ऊनी मफलर भी हैं, शॉल भी हैं, ठीक है, और दुकान में बहुत सी रेशमी साड़ियाँ भी हैं। तो ये सारी चीज़ें जब समझ में आ जाती हैं तो बहुत ही ज़्यादा वो एक्साइटेड हो जाते हैं। फिर फाइनली जा करके वो लोग एक जो है ऊनी मफलर लेते हैं और एक सूती साड़ी खरीदते हैं। इसके बाद वो पूरी दुकान का भ्रमण करते हैं। वहाँ पे भ्रमण करने के बाद वो ये देखते हैं कि इन कपड़ों के अलावा कुछ बेडशीट्स भी थी और कंबल, पर्दे, मेज़पोश, तौलिया वगैरह ये सारी भी अलग अलग कपड़ों से बने हुए, भिन्न भिन्न प्रकार के कपड़ों से ये सारी भी चीज़ें बनी हुई थी। तो इन सारी चीज़ों के बारे में जब उन्होंने सोचा, उसके बाद उन्होंने वस्त्रों की जो मेनली पहचान की वो सूती, ऊनी, रेशमी और संश्लिष्ट जो कृत्रिम रूप से उन्होंने की कि वस्त्र जो है वो इन 4 तरीके से उन्होंने समझा कि इस तरीके के वस्त्र हैं। तो ये थी सिंपल सी एक छोटी सी स्टोरी थी। अब जो हमारा इस चैप्टर का मेन जो पार्ट स्टार्ट होता है वो यहाँ से है कि वस्त्रों में विविधता। देखिए, यहाँ पे जैसे हम लोग ने पिछले चैप्टर्स जो थे उनमें हमने ये देखा था कि भोजन और भोजन के स्रोत, उन सब में जो पकवान बन रहे थे उनमें कितनी विविधताएं थी। पूरे देश भर में जहाँ जहाँ बन रहे हैं उसमें हर जगह वैरायटीज बहुत ही ज़्यादा थी। उसी तरीके से वस्त्र जो होते हैं उनमें भी विविधता होती। तो क्रियाकलाप फर्स्ट यहाँ पे ये बता रहा है कि अगर जैसे कि हम नहीं जानते हैं कि कौन सा कपड़ा कैसा है, ठीक है, कि कौन सूती है, कौन नायलॉन है, कौन ऊनी, हम नहीं जानते। तो अगर हमें ये जानना है तो सबसे अच्छा तरीका ये होगा कि किसी दर्जी के वहाँ चले जाएं। वहाँ पे लगभग कपड़े कुछ ना कुछ जो है ज़्यादा मात्रा में मिल ही जाएंगे। ठीक है, तो वहाँ पे मेनली हमें कपड़ों के टुकड़े मिल जाएंगे। हम उनसे पूछ करके, इनसे हेल्प ले करके उन टुकड़ों पर लेबल लगा लें और लिख दें कि ये सूती है, ये ऊनी है या फिर ये नायलॉन है, जो भी है। ठीक है, तो इस तरीके से। तो अब अगर हम नेक्स्ट टाइम पे कपड़े खरीदने जाए तो उसकी हेल्प से हम, अगर सूती लेना है तो हम सूती समझ जाएंगे कि कौन सा होगा। ठीक, तो क्रियाकलाप फर्स्ट में मेनली यही बताया गया है। सेकेंड में ये है कि अब जैसे मान लीजिए हमारे पास सूती कपड़ा है एक छोटा सा, ठीक है, अब हमारे जहन में ये आता है कि वो जो छोटा सा सूती कपड़ा है वो आखिर किस चीज़ से मिल करके बना होगा। तो हमने क्या किया कि उसके जो कॉर्नर पे, इसके किनारों पर एक ढीला धागा ढूंढने की कोशिश की। उसे या तो हाथ से निकाला या फिर सुई की मदद से हमने उससे निकाला। ठीक है, फिर उसके बाद उससे जब निकाला तो हमें ये पता चला कि जो पूरा कपड़ा जो था वो जो है वो धागों की मतलब व्यवस्थित क्रम था एक तरीके से, कि व्यवस्थित रूप से जो है धागों का जब पूरा व्यवस्थित तरीके से उनको रखा गया तो ये वस्त्र बना। ठीक है, तो ये चीज़ क्रियाकलाप 2 में थी। अब हम लोग मेन यहाँ पे आते हैं कि ये जो धागे हैं, मेन ये जो हेडिंग है मेरी तंतु, ठीक है, तंतु हेडिंग जो है इसमें क्रियाकलाप 3 दिया गया है कि अब हमें जो सूती कपड़े से जो धागा निकला था उसका हमने क्या किया, उसे क्रियाकलाप 3 में यही बताया गया, उसे हमने थोड़ा सा उधेड़ करके देखा। जब हमने उसे उधेड़ा तो हमें ये पता चला कि वो धागा और छोटे छोटे रेशों से मिल करके बना हुआ है। तो ये जो छोटे छोटे रेशे और उनसे भी ज़्यादा जो छोटे छोटे उनसे भी जो पतली पतली लड़ियाँ जो हैं उनसे भी मिल करके बने हुए हैं, तो ये क्या कहलाते हैं, ये तंतु कहलाते हैं। यानी कि जो तागे जो है वो पतली लड़ियाँ और अधिक पतली लड़ियों से मिलकर के बने हैं, तो जिन्हें हम क्या कहेंगे, और अधिक पतली लड़ियों से मिलकर के बने हैं तो जिन्हें हम क्या कहेंगे, तंतु कहेंगे। ठीक है, अब ये जो तंतु हैं वो जैसे कुछ वस्त्र हैं, सूती है, जूट है, रेशमी है, ऊनी है, ये सब जो है इनके जो तंतु हैं, ठीक है, ये सभी वस्त्र तंतुओं से मिलकर के बने होंगे। तो इनके जो तंतु हैं वो या तो पादपों से प्राप्त हुए या फिर जंतुओं से प्राप्त हुए। तो पादप और जंतुओं से प्राप्त होने वाले जो तंतु होते हैं उन्हें हम प्राकृतिक तंतु कहते हैं। एग्जाम्पल यहाँ पे देख लेते हैं
कि जैसे है रुई और जूट, रुई जूट या फिर पटसन, जूट को ही पटसन कहते हैं, ठीक है। ये किससे प्राप्त हो रहे हैं? इनके जो तंतु हैं वो पादपों से प्राप्त होने वाले तंतुओं के उदाहरण है। उसी तरीके से ऊन और रेशम जो है ये जंतुओं से प्राप्त होते हैं, ठीक है। और ऊन जो है वो भेड़ और बकरी की कतरित ऊन से प्राप्त होती है। मेनली जो ऊन है वो भेड़ और बकरी के जो बाल होते हैं, ठीक है, उनसे प्राप्त होती है। और इसे सिर्फ भेड़ और बकरी नहीं, खरगोश, याक और ऊंटों के बालों से भी प्राप्त किया जा सकता है। फिर है, ये था जंतुओं से प्राप्त होने वाला। और इसके अलावा रेशमी तंतु जो है वो रेशम के कीट कोकून से खींचा जाता है। रेशम का कीट जब लार्वा फॉर्म में होता है तो वो अपने आप को सुरक्षित रखने के लिए अपने चारों ओर एक कवरिंग बना लेता है। जो वो कवरिंग होती है उसी को ही हम कोकून कहते हैं। और उसी फॉर्म में उसे उबाल करके, मतलब गर्म करके, ताकि वो जो कवरिंग है वो ढीली हो जाए और उससे जो है जो रेशम का जो तंतु है उसे खींचकर निकाल लिया जाए, ठीक है। तो ये वाला पैराग्राफ था, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट था। अब हम ये कह सकते हैं कि हजारों वर्ष पहले जो है वो वस्त्र का जो निर्माण होता था वो प्राकृतिक तंतुओं से होता था। लेकिन ये पिछले लगभग 100 सालों से ऐसा हुआ है कि 100 वर्षों से ऐसा हो रहा है कि जो है ऐसे रासायनिक पदार्थ जिनका स्रोत ना तो पादप है और ना ही जंतु हैं, ठीक है, उनसे तंतुओं का निर्माण किया जा रहा है। तो ऐसे जो मतलब कि ऐसे तंतु जो रासायनिक पदार्थों से जो है निर्मित हुए हैं उन्हें हम संश्लिष्ट तंतु कहते हैं। इनकी एग्जाम्पल में देखिए पॉलिएस्टर है, नाइलॉन है, एक्रिलिक है, ये संश्लिष्ट तंतुओं के उदाहरण हैं, ठीक है। तो ये वाला जो पैराग्राफ ऊपर के दोनों थे बहुत ही इंपॉर्टेंट थे। अब हम यहाँ पे आके देखते हैं कि हमने यहाँ पे पिछले जो पैराग्राफ था उसमें यही देखा कि जो है पादपों से कौन कौन से जो है तंतु हमें प्राप्त हो रहे थे और जंतुओं से कौन से प्राप्त हो रहे थे। रेशम का जो तंतु था वो किससे प्राप्त हो रहा था, ठीक। यहाँ पे है कि कुछ पादप तंतु, अब यहाँ पे हमें रेशे जो प्राप्त हो रहे हैं, ठीक है, रेशे या फिर तंतु वो कैसे प्राप्त होंगे उन्हें देख लेते हैं। तो कुछ पादप तंतु दिए गए हैं, जैसे है रुई, ठीक है। रुई का जो रेशा है वो हमें कैसे मिलेगा? तो रुई जो है मेनली हमें कपास के जो पौधे होते हैं उनसे प्राप्त होती है। तो साधारणतः जो कपास के पौधे होते हैं वो कहाँ उगाए जाते हैं पहले ये देख लेते हैं। काली मिट्टी में, और वहाँ की उस ऐसी जलवायु, मतलब ऐसी जगह जो है ये उगते हैं जहाँ की जलवायु कैसी होती है, उष्ण जलवायु होती है, ठीक है, हॉट क्लाइमेट होता है। और फिर उसके बाद यहाँ पे मेनली हम ये भी बता दें कि जो कपास है, कपास की खेती जो अत्यधिक मात्रा में होती है, तो यहाँ पे मुख्य जो है 3 राज्य हैं जहाँ पे सबसे ज्यादा कपास का उत्पादन होता है। हमारा है गुजरात, महाराष्ट्र और तेलंगाना, ठीक है। गुजरात, महाराष्ट्र और तेलंगाना ये सबसे बड़े जो है कपास के उत्पादक राज्य हैं मुख्य रूप से। अब ये चीज तो हमें मेन जो जरूरी चीज थी वो पता चल गई कि कपास से हमें रुई के जो तंतु हैं वो मिलेंगे, और ये कपास की जो खेती है वो काली मृदा में होगी, और जलवायु जो होगी वहाँ की उष्ण जलवायु होगी, हॉट क्लाइमेट होगा। और ऐसे राज्य जहाँ पे सबसे ज्यादा कपास का उत्पादन हो रहा है वो कौन कौन से हैं? गुजरात, महाराष्ट्र और तेलंगाना। अब हम तंतु कैसे प्राप्त करेंगे वो देखते हैं। जैसे यहाँ पहला है कपास के पादप के जो फल हैं, कपास गोलक, लगभग वो नींबू के माप के होते हैं। जब वो मैच्योर हो जाते हैं, परिपक्व हो जाते हैं, तो उनके बीज जो है वो टूट करके खुल जाते हैं, और फिर जो कपास के जो वो तंतु हैं, ठीक है, वो बाहर निकल आते हैं और बीज को कवर कर लेते हैं, ठीक है। अब जब ये एक बार मतलब कि वो पूरी तरीके से मैच्योर होकर के जब तंतु बाहर आ गए, तो इन बॉलों को हम क्या करेंगे, कपास के जो बॉल हैं इन्हें हाथों के द्वारा चुन लिया जाएगा, हस्त चयन कर लिया जाएगा, ठीक है। इसके बाद कपास के बीजों को, कपास के जो बीज थे उनको कंकतन द्वारा पृथक किया जाएगा। यहाँ पे देखिए ये एक जो है जो युक्ति है कंकतन, इसके द्वारा उन्हें जो बीज थे कपास के, उनको जो कपास के तंतु थे उनसे अलग कर दिया जाएगा, ठीक है। और ये जो है विधि होती है, प्रक्रिया जो होती है कि बीजों का, कपास के बीजों का कंकतन द्वारा पृथक कर दिया जाना, इसे हम कहते हैं कपास का ओटना। कपास का जो ओटना होता है वो पारंपरिक तौर से अगर देखा जाए तो हाथों से ओटी जाती है, लेकिन आजकल क्या है, कपास के लिए मशीनें भी उपयोग की जा रही हैं, ठीक है। तो ये चीज हो गया, ये पहला हमारा पादप तंतु था। अब दूसरा है वो है जूट या फिर इसे पटसन भी कहते हैं। पटसन तंतु को पटसन पादप के तनों से प्राप्त किया जाता है, ठीक है। ये जो लाइन है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तनों से प्राप्त किया जाता है। अब भारत में इसकी जो खेती है वो कब होती है? वर्षा ऋतु में की जाती है। भारत में पटसन को मुख्य रूप से कहाँ पश्चिम बंगाल, बिहार और असम में उगाया जाता है, ठीक है। उसके बाद सामान्यतः जो पटसन पादप होते हैं उनको पुष्पन अवस्था, फ्लावरिंग कंडीशन में ही जो है
उसको जो उनकी फसल जो होती है उसकी कटाई हो जाती है और फिर उसके बाद पादप के जो तने होते हैं उनको कुछ दिनों के लिए जल में डुबो करके रख दिया जाता है। ऐसा करने पर क्या होता है, तने जो होते हैं वो कुछ जो समय में वो गल जाते हैं और उन्हें जो पटसन के तंतु जो होते हैं जो कि तने के अंदर थे उनसे अलग कर दिया जाता है। इस प्रकार हमें पटसन के तंतु प्राप्त हो जाते हैं। इसका ये पूरा ही पैराग्राफ, हर एक पॉइंट लगभग इंपॉर्टेंट है इसका, ठीक है। अब क्या था, ये पादप जो तंतु थे वो हमें प्राप्त हो गए। वस्त्र बनाने से पहले अब ये जो तंतु हमें प्राप्त हुए उनसे हम क्या बनाएंगे, पहले तागा बनाएंगे। तंतु तो हमें प्राप्त हो गए, अब इनसे हम तागा बनाएंगे, तागों से फिर हम वस्त्र बनाएंगे। तो देखते हैं कैसे तागा बन रहा है। सबसे पहले है सूती तागे की कताई, ठीक है। सूती तागे की कताई, यहाँ पे हम एक चीज देख लेते हैं कि जो रेशे हैं, रेशे यानी हमारा जो तंतु थे उनसे तागा बनाने की जो प्रक्रिया है वही क्या कहलाती है, कताई कहलाती है। अब जैसे हमारे पास है रुई का एक पुंज है, ठीक है, उससे हमने क्या किया, उसके रेशे को हमने खींचा, खींचने के बाद उसको हम ऐंठते गए। जब हम ऐंठते गए तो उसके रेशे पास बहुत ही ज्यादा पास हो गए। तो ऐसे मतलब कि पास होते होते वो धीरे धीरे तागे के रूप में बन गए, ठीक। अब यहाँ पे है कि जैसे कताई जो प्रोसेस है इसके लिए एक सरल युक्ति है हस्त तकुआ, जिसे तकली भी कहते हैं, ठीक है। तो ये एक जो है युक्ति थी, यहाँ पे देख लीजिए तकली इस तरीके की होती है। और यहाँ पे जो एक तो ये तकली हो गया, दूसरा एक और अन्य युक्ति है जिसे चरखा कहते हैं। इसका प्रयोग राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी ने स्वतंत्रता आंदोलन के एक पक्ष में इसका प्रयोग किया था और ये बहुत ही ज्यादा लोकप्रिय भी होता है। उनका ये जो यूज करना था वो ये था कि लोगों को इस बात के लिए जो है उनको प्रोत्साहित करना था कि वो हाथों से कटे हुए तागे जो थे उनसे बुने वस्त्रों को पहने और जो ब्रिटेन की मिलों से बनकर के जो कपड़े आ रहे थे उनका जो है वो बहिष्कार करें, ठीक है। ये इनका जो है मेन पर्पस था। उसके बाद ये था कि जो खादी है, अब ये जो खादी जो हाथों के द्वारा जो है जो कपड़े बुने गए, हाथों से बने वस्त्र जो थे, उस खादी के प्रचलन जो था उसको बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार जो है उसने 1956 ईस्वी में भारत सरकार ने एक संगठन का निर्माण किया, ठीक है, जिसे क्या कहा गया, खादी और ग्रामोद्योग आयोग कहा गया। अब क्या है कि वृहद पैमाने पे, यानी कि अगर बड़े पैमाने पे हमें तागों की कताई करनी है तो उसके लिए मशीनों की सहायता अब ली जा रही है, ठीक है। तो ये हो गया कि कताई के द्वारा तागों का उपयोग तो हो गया, मतलब कहने का है कि तागे बनाने की प्रोसेस जो है वो कताई कहलाई, तो कताई से तागे तो बन गए, ठीक है। अब तागे बन गए हैं तो अब हम क्या करेंगे, वस्त्र बनाने का प्रोसेस करेंगे। तो तागे से जो वस्त्र हैं वो कैसे कैसे बन रहे हैं, तागे से जो वस्त्र हैं वो दो मेथड से बनते हैं, या तो बुनाई से बनेंगे या फिर बंधाई से बनेंगे। तो देखते हैं यहाँ पे बुनाई में देखिए क्रियाकलाप दिया गया है। बुनाई को पहले हम ये देख लेते हैं, तागों के जो दो सेट होंगे उनको आपस में व्यवस्थित, यानी पहले हम तागों के दो सेट लेंगे, उन्हें आपस में इस प्रकार व्यवस्थित करेंगे कि व्यवस्थित करके वस्त्र बनाने की जो प्रक्रिया होगी, मतलब कहने का बुनाई वही कहलाती है जिसमें तागों का दो सेट लिया जाएगा, उसे व्यवस्थित कर दिया जाएगा, ठीक है। इसी को यहाँ हम बुनाई या फिर वीविंग कहेंगे। इसी एक क्रियाकलाप एक्सपेरिमेंट के द्वारा दिखाया गया कागज के द्वारा। जैसे यहाँ पे क्या किया है, देखिए यहाँ पे है कि कागज की जो पट्टियां ली गई हैं, इसमें सेम मतलब बराबर साइज की दो अलग अलग पट्टियों को निशान उसको लगा करके उसको काट लिया गया है। फिर उसको फिक्स, देखिए दोनों को एक दूसरे के ऊपर रख करके एक दूसरे के ऊपर अल्टरनेट करके व्यवस्थित किया गया है। व्यवस्थित करने के बाद ये पूरा हमारा जो है कागज की पट्टियों से बुनाई पूरी तैयार हो गई, ठीक है। तो ये चीज तो, ये नमूना तो हमारा तैयार हो गया। अब इसी ढंग से तागों के दो सेटों को बुन करके वस्त्र बने, मतलब जिस तरीके से हमने यहाँ पे कागज का बना करके दिखाया, इसी तरीके से जब वस्त्र बनता है तो जो धागे होते हैं, तागे जो होते हैं, उनके भी दो सेट तैयार किए जाते हैं और इन्हें इसी तरीके से ऊपर नीचे अल्टरनेट करके उनको बुना जाता है, ठीक है। अब ये तागे वास्तव में कागज की पट्टियों की तुलना में बहुत पतले होते हैं, ठीक है। तो वस्त्रों की जो बुनाई, अब यहाँ पे जो मेन इंपॉर्टेंट बात है, बुनाई के लिए भी कोई युक्ति यूज हो रही होगी, तो यहाँ पे जो बुनाई के लिए, वस्त्रों की बुनाई के लिए जो युक्ति यूज हो रही है वो है करघा, ठीक है। करघों के द्वारा जो है वस्त्रों की बुनाई की जाती है। ये जो करघे होते हैं ये हस्त प्रचलित भी होते हैं और विद्युत प्रचलित भी होते हैं। हाथों से भी जो है ये करघे जो है चलाए जाते हैं और ये विद्युत के द्वारा भी यूज किए जाते हैं।
तो ये हो गई थी हमारी बुनाई। ठीक है, अब यहाँ पे है एक विशेष प्रकार की भी बुनाई होती है। ये तो सिंपल वीविंग वाली प्रोसेस थी। ये जो विशेष प्रकार की जो बुनाई है, जिसका मुख्यतः जो यूज किया जाता है वो स्वेटर या फिर मोजे, खासकर जो ऊनी वस्त्र हैं उनकी बुनाई के लिए इसका यूज किया जाता है। और इस प्रकार की जो बुनाई है इसे हम क्या कहते हैं, नीटिंग कहते हैं। देखिए इसमें होता ये है कि इसमें एकल धागे का प्रयोग जो है वस्त्र के एक टुकड़ा, वस्त्र का अगर एक छोटा सा टुकड़ा लिया जाए तो उसको बनाने में एकल धागे का प्रयोग किया जाता है। और एकल धागा एक बार अगर खुल गया तो वो लगातार पूरा उधड़ता चला जाएगा। ये भी इसकी जो है ये एक खराबी होती है। ऊनी या फिर मोजे जो होते हैं वो बहुत सी जो है वस्तुएं, मतलब कि ऊनी हो, ऊनी कपड़े हों या फिर मोजे हों या फिर उस ऊनी चीजों से जो है बनने वाली बहुत सारी वस्तुएं हैं जो ऐसी बुनाई के द्वारा जो है बनाई जाती हैं। ठीक है, और ये जो बुनाई होती है या फिर निटिंग हम इसे कह सकते हैं, जो एकल धागे के द्वारा होती है, ये हाथों के द्वारा भी होती है और ये मशीनों के द्वारा भी होती है। दोनों तरीके से ये चीज होती है। ठीक है, तो फिर यहाँ पे वस्त्रों का निर्माण हो गया किसके द्वारा, बुनाई के द्वारा, बंधाई के द्वारा। यहाँ पे बुनाई एक वीविंग वाले प्रोसेस ली गई थी और एक विशेष प्रकार की बुनाई थी जिसे निटिंग कहा गया था, जो कि एकल धागे से तैयार की गई थी। तो ये हमारा जो है वीविंग वाला पूरा, मतलब कि क्या क्या हो गया। पहले तो हमने तंतु रेशे जो है प्राप्त किए। ठीक है, तंतु कैसे प्राप्त हुए, फिर पादप और जंतुओं से प्राप्त होने वाले तंतु देखे, फिर 2 एक्सपेरिमेंट हमने देखा जो है पादपों से, जैसे रुई के तंतु हम कैसे प्राप्त करेंगे और जूट के कैसे प्राप्त करेंगे, तो इन दोनों का हमने पढ़ा। तंतु जब हमको प्राप्त हो गए फिर उससे हमने धागे की प्रोसेस की जिसे हमने कताई कहा। ठीक है, कताई के द्वारा हमने धागा बनवाया। उसके बाद मतलब धागा बनने की पूरी प्रोसेस कंप्लीट हुई। फिर जब धागा पूरा बन गया तो अब धागे के द्वारा जो है बुनाई की प्रोसेस से वस्त्र बनाने की तैयारी की। तो इसमें क्या हुआ कि जो धागे से जब वस्त्र बना तो या 2 ही मेथड से, या तो बुनाई से हुआ या बंधाई से हुआ। और हमने जो मेथड पढ़ा वो कौन सा पढ़ा, बुनाई वाला पढ़ा। और वो 2 तरीके का, एक तो जो है बुनाई वीविंग वाला और एक बुनाई जो है वो निटिंग वाला, जो एकल धागे से होती है। तो ये सारी चीजें तो हो गई। अब है लास्ट हमारा वस्त्र सामग्री का इतिहास। मेनली क्या है कि वस्त्र सामग्री, जो वस्त्र पहने हुए और प्रारंभ से अभी तक की जो वस्त्र पहनने की जो पूरी वैरायटीज उसकी अभी तक की आई हैं, उनका इतिहास भी एक बार देख लेते हैं। देखिए जैसे प्रारंभ में क्या था, प्रारंभ में लोग वृक्ष की छाल, बड़ी बड़ी पत्तियों, जंतुओं की जो है उनकी जो चमड़ी होती थी उससे शरीर ढकते थे। ठीक, शुरू में, एकदम शुरू में, प्राचीन काल में। उसके बाद है कृषि समुदाय जब बसना स्टार्ट हुआ, यानी कि कृषि की प्रोसेस जब स्टार्ट हो गई और जो है थोड़ा विकसित होने लग गया, तो उसमें क्या हुआ कि कृषि समुदाय में जब बसना आरंभ हुआ तो पतली पतली टहनियां जो थी उनसे और घास को बुन करके चटाई और डलिया टोकरी बनाना सीख लिया गया। ठीक है, लताओं, जंतुओं, ऊन और बालों को, मतलब लताओं से और जंतुओं की ऊन से और बालों को आपस में ऐंठन दे करके लंबी लंबी लड़ियां बनाई गई जिससे वस्त्र तैयार किए गए। पहले की जो है पूर्व में भारतवासी जो थे, पूर्व में वो रुई के वस्त्र पहनते थे। और जो कि रुई यानी कि कपास की जो खेती होती थी वो गंगा नदी के निकटवर्ती पास वाला जो क्षेत्र होता था वहां पे कपास को उगाया जाता था। इसके साथ ही फ्लैक्स भी एक पादप है जिससे प्राकृतिक तंतु प्राप्त होता है। देखिए फ्लैक्स पादपों के अंतर्गत एक अलसी आता है। अलसी समशीतोष्ण प्रदेशों का पौधा है। ये रेशेदार फसलों में इसका महत्वपूर्ण स्थान है। अगर देखा जाए तो इसके रेशे से मोटे कपड़े, डोरी, रस्सी और टाट बनाए जाते हैं। ठीक है, तो ये था कि फ्लैक्स के मतलब बारे में भी हो गया। अब प्राचीन मिस्र में देखिए वस्त्र जो है वो कैसे होते थे, वो रुई से या फिर फ्लैक्स जो होता था उसकी कृषि के द्वारा जो है वहां पे भी वस्त्र बनते थे। और इनकी जो कृषि होती थी वो नील नदी के निकटवर्ती जो क्षेत्र होता था वहां पे होती थी। ठीक है, तो अब ये सारी चीजें यहाँ पे ये हो गया कि वस्त्र कैसे कैसे यहाँ तक पहुंचे कि जो है विकास की स्थिति में जब आए तो फाइनली एक बुन करके पूरा वस्त्र के रूप में हो गया। अब यहाँ पे था कि उन दिनों क्या होता था कि सिलाई की तो प्रोसेस होती नहीं थी, तो लोग क्या होते थे वस्त्र बना तो लेते थे लेकिन अपने जो शरीर जो होता था उसको बस वस्त्रों के किसी न किसी जो है पोर्शन से, मतलब वस्त्रों से वो अपने शरीर के भागों को आच्छादित करते थे, ढक लेते थे। ठीक है, फिर धीरे धीरे क्या हुआ कि जब सिलाई की सुई का आविष्कार हो गया तो लोगों ने फिर वस्त्रों को सिल करके पहनना शुरू किया। इसमें भी अलग अलग वैरायटी के कपड़े बनने लग गए। ठीक, लेकिन हुआ ये कि इसमें थोड़ी सी आश्चर्यजनक वाली बात अभी प्रेजेंट टाइम में ये है कि जैसे पहले जब सिलाई की सुई का आविष्कार नहीं हुआ था तब तो लोग जो है वस्त्रों से अपने शरीर के भागों को आच्छादित कर रहे थे तो समझ में आ रहा था। लेकिन आज भी कुछ ऐसे वस्त्र पहने जाते हैं जो बगैर सिले होते हैं, जैसे कि साड़ी है, धोतियां है, लुंगी है, पगड़ी है। ये जो वस्त्र होते हैं ये बिना सिले वस्त्र होते हैं जिनका उपयोग किया जाता है।
तो ये था पूरा हमारा वस्त्र सामग्री का इतिहास कि शुरू में प्रारंभ में कैसा होता था और फिर उसको धीरे धीरे जैसे डेवलपमेंट होती गई, ठीक है, विकास होता गया, तो एंड में आकर के अब प्रेजेंट टाइम में कैसे जो है कपड़े पहने जा रहे हैं, तो ये हो गया। तो यार ये हम कह सकते हैं कि जिस तरीके से पूरे देश में भोजन की वैरायटीज पाई जाती हैं, उसी तरीके से पूरे देश में कपड़ों की भी विविध प्रकार की जो है वैरायटीज होती हैं, विविधता पाई जाती है कपड़ों में भी। और जो हमारे चैप्टर था कि तंतु से लेकर के वस्त्र तक, वो देखिए ये जो एक मतलब कि ये के डायग्राम है, इसी के थ्रू ही पूरा यहीं पे ही कंप्लीट हो जाता है कि पहले कपास गोलक जो था, कपास का जो है पौधा था, उसका जो फूल था, ठीक है, उससे क्या हुआ कि उससे जो कपास के जो तंतु या फिर रेशे जो थे, ओटना एक प्रोसेस थी जिसके द्वारा रेशों को अलग किया गया, तंतुओं को अलग किया गया। उन तंतुओं को कताई के द्वारा उनसे तागा बनाया गया। अब इन तागे को या तो बुनाई के द्वारा या फिर बंधाई के द्वारा क्या बन गया, वस्त्र बन गया। तो यही था हमारा तंतु से वस्त्र तक की पूरा सफर, ठीक है। तो आज का ये चैप्टर यहीं पे ही कंप्लीट होता है।